हेलो स्टूडेंट, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है द हॉर्नेट्स नेस्ट इन द फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3 इन्वायरमेंट में बायोडाइवर्सिटी के पार्ट से। आते हैं आज के ट्यूटोरियल के एनालिसिस पर। लोकसभा ने पास किया रिसेंट में ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। इस बिल में कोई खास चेंजेस नहीं हुए हैं जो ओरिजिनल वर्जन था उससे। और इस बिल को लेकर जो पब्लिक के ऑब्जेक्शन थे, कुछ इस बहुत सारे कंसर्न थे, उसको इग्नोर किया इस बिल ने। और इसमें एक प्रॉमिसिंग प्रिएम्बल है जो एक्सप्रेस करता है इतना टारगेट अचीव करने का, नेट जीरो एमिशन बाय 2070। अब ये टारगेट अचीव कैसे होगा, तो इन्होंने कार्बन सिंक, इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर, लाइवलीहुड, फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज की इम्प्रूव करके, ये सारे जरिए से नेट जीरो एमिशन अचीव करने की बात कही गई है। लेकिन इस बिल का जो ऑपरेटिव पार्ट है वो बिल्कुल अलग है या बहुत कम कनेक्शन है जो ओरिजिनल प्रिएम्बल दिया है उससे। इसमें पूरी जो कैटेगरी फॉरेस्ट की है, जो एम्बिट ऑफ लॉ में फॉरेस्ट को जिस तरह से कैटेगराइज किया गया है नहीं, पूरा एक्सक्लूड कर दिया गया है। और इस तरह से ये फैसिलिटेट करेंगे फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन को। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 बिल जो आई है में अमेंडमेंट किए गए हैं, कुछ एडमिशन हुआ है और कुछ नई चीजें अडॉप्ट की गई हैं। इस बिल में जो प्रोटेक्शनिस्ट स्टैंड होना चाहिए फॉरेस्ट क्लियरेंसेस को लेकर, जहां पर फॉरेस्ट क्लियरेंसेस टाइम कंज्यूमिंग हो जाती या कॉस्टली हो जाती उसको लेने में, इस तरीके की चीजें नहीं की गई है। करंट डेवलपमेंट जो है, जो जरूरत है, जो प्रायोरिटीज है, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए था। लेकिन जो बिल है वो इन सारी चीजों से डेविएट करती है जो स्पिरिट थी ओरिजिनल लॉ की। 3 पॉइंट्स ऐसे निकल के आते हैं इस बिल से, जहां पर एनवायरमेंटल एक्सपर्ट शॉक्ड है। जिन बातों एनवायरमेंटल एक्सपर्ट शॉक्ड है, सबसे पहली बात ये है कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन है और जो स्कोप है उसका बहुत छोटे या कह सकते हैं बहुत नैरोली एक्सप्लेन किया गया है। और जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें बहुत सारी चीजें एक्सक्लूड कर दी गई हैं। एडिशनल एक्टिविटीज को इन्होंने जो सैंक्शंस दिए हैं, ग्रांट करने की बात कही है एडिशनल एक्टिविटीज को, वो उतनी रेगुलेटेड नहीं है जितनी पहले थी। तो ये सारी चीजें हैं जिसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता था। बिल जो है रेस्ट्रिक्ट करती है एप्लीकेशन लैंडमार्क गोदावरमन जजमेंट 1996 को, जो एक्सटेंड कर रही थी स्कोप 1980 एक्ट को। डिक्शनरी मीनिंग जो फॉरेस्ट की थी, जहां पर ट्रीज की बात कही गई थी, अब तो वो सारी जगह फॉरेस्ट जिसको लीगली नोटिफाइड किया जाता है एज फॉरेस्ट। अभी जो अमेंडमेंट हुए हैं वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को और सिर्फ नोटिफाइड करते हैं लीगली नोटिफाइड फॉरेस्ट को, और वो फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड किया है ऑन आफ्टर अक्टूबर 25, 1980। और ये जो चेंज है उसका इम्पैक्ट होगा अराउंड 28% जो इंडिया के फॉरेस्ट कवर है उस पर। और ये जो एरिया कवर करता है ऑलमोस्ट 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये सारे फॉरेस्ट जिसमें फ्रूट, ऑर्किड्स, प्लांटेशन और कुछ एक्सेप्शनल क्वालिटी, कुछ फॉरेस्ट इसमें ऐसे भी हैं जो एक्सेप्शनल क्वालिटी के हैं, कहीं पे कंजर्वेशन वैल्यू की वजह से फॉरेस्ट हैं। अगर एग्जाम्पल ले लें तो अनक्लास फॉरेस्ट जो नागालैंड में है उसको ऑफिशियली भी रिकॉर्ड नहीं किया गया है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट एरिया है और सिर्फ सालों से, और इसको सेंचुरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है और इसे यूज जो कर रहे हैं ऑटोनोमस क्लैन वहाँ यूज कर रहे हैं। स्टेट ने मना कर दिया आइडेंटिफाई करने से किसी भी इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट एरियाज को। गोदावरमन जजमेंट के बाद भी अब अलाउ है, इजीली फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो सकता है फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। यही सारे रीजंस हैं जो परेशान कर रहे हैं एनवायरमेंटल एक्सपर्ट को। अरावली हिल की अगर बात की जाए दिल्ली NCR में, जिसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ की वाटर सिक्योरिटी भी क्रिटिकल कंसर्न है जो इस अमेंडमेंट से अफेक्ट होगी। सेकंड है, बिल ने एक्सक्लूड कर दिया इंडिया के जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम थे उससे, और इन्होंने रिमूव कर दिया जो जरूरत होती थी फॉरेस्ट क्लियरेंसेस की
किसी भी सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अप टू 100 किलोमीटर बात जब आती थी इंटरनेशनल बॉर्डर्स की। और ये इंक्लूड करते हैं ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को, जैसे कि फॉरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडियन में, हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयन फॉरेस्ट या मिडोज है। थर्ड है, बिल ने इंट्रोड्यूस किया एग्जम्पशन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के, जैसे कि जू है, सफारी पार्क है, इको टूरिज्म फैसिलिटीज हैं। आर्टिफिशियली क्रिएटेड जो ग्रीन एरियाज हैं या जहाँ पर एनिमल्स रहते थे, वो एक डिफरेंट नेचुरल इकोसिस्टम था, प्रोवाइड कराता था एक बुके ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, जिसका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है ह्यूमन की वेलबींग के लिए। अब यहाँ परेशान होने वाली बात ये है इस बिल में कि यहाँ पावर दे दी, अनरेस्ट्रिक्टेड पावर दे दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट को, वो स्पेसिफाई करें जो भी उनके डिजायर्ड यूज हो, बिना किसी स्पेसिफाइड जो ओरिजिनल या अमेंडेड एक्ट में था। इस बिल में परेशान होने वाली बात यह है कि यूनियन गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर दे दिया गया है, अनरेस्ट्रिक्टेड पावर, और इसमें स्पेसिफाई कर दिया गया एनी डिजायर्ड यूज। और इस तरह की चीजें ओरिजिनल एक्ट या अमेंडेड एक्ट में पहले नहीं थी। कुछ इस तरीके के प्रोविजन है जो क्वेश्चन कंसर्न क्रिएट कर रहे हैं, और किस तरह से फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाएगा बिना किसी एडिक्वेट इन्वायरमेंटल स्क्रूटनी के। तो यहाँ पर एक आकर सवाल खड़ा हो जाता है। और कुछ इम्पोर्टेंट और कंसर्न इस बिल को लेकर, जैसे कि फॉरेस्ट लॉज, एग्जाम्पल के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब और जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर है, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006 बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है, बजाय इसके इसे एक्सक्लूड कर दिया गया है, जहाँ पर डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट एरियाज इजी थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉरेस्ट के लोग, फॉरेस्ट पीपल इंस्टीट्यूशन जो है, उसको जरूरत नहीं है अब कंसल्ट करने की। इनके जो डिसीजंस होंगे इनके अपने इंडिपेंडेंट होंगे। बात यहाँ पे इक्विटी की नहीं है। अगर बात करें नेबरिंग नेपाल की, वहाँ पे फॉरेस्ट को लोकल कम्युनिटी फॉरेस्ट जो यूज करते हैं उनको प्रोवाइड कर दिया गया है, और वो हेल्प कर रहे हैं कंट्री को फॉरेस्ट कवर बढ़ाने में, और उन्होंने इंक्रीज कर दिया 26 to 45%। सिर्फ ये काम 3 डेकेड्स में हुए हैं। और इंडिया अगर नेट जीरो कार्बन कमिटमेंट को अचीव करना चाहता है तो इंडिया को अपने फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना पड़ेगा, जैसा कि इस बिल के प्रेएम्बल में मेंशन है, जिसके लिए जरूरत होगी एक वाइज स्टेप की, जिसमें फॉरेस्ट पीपल जो हैं उनके पार्टिसिपेशन की, रादर देन उनको एक्सक्लूड कर देना। क्योंकि अगर वो एक्सक्लूड हो जाते हैं तो फॉरेस्ट कवर, जो फॉरेस्ट से लोग कनेक्टेड है, फिर उनका कनेक्शन टूट जाएगा। जो सिस्टम है फॉरेस्ट क्लियरेंस करने का जो सिस्टम है अंडर FC 9080, उसमें भी फ्लॉ है। कुछ बिल में कुछ छोटे मोटे रेक्टिफिकेशन किए गए हैं, लेकिन ये जो बिल है इसमें कुछ रेक्टिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जो इसमें कमियां हैं उसको सुधारने की जरूरत है। इसने एक्सक्लूड कर दिया कुछ प्रिविलेज सेक्टर फॉरेस्ट कवर के एम्बिट से, जो पहले एक्ट था उससे। अगर डेमोक्रेसी बहुत हल्के वर्क करे तो बेहतर है फिक्स करना उसको, उसकी कमियों को दूर करना, रादर देन उसको खत्म करना। यहाँ एक सिस्टम है, डेमोक्रेसी में एक सिस्टम है जहाँ पर डेमोक्रेसी में जरूरत है एक प्रॉपर सिस्टम की, जहाँ पर चेक हो, एसेस हो, जो भी इम्पैक्ट होगा प्रोजेक्ट का, और अगर चेंज होते हैं तो उसके इम्पैक्ट को कैसे कम से कम कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन से। एक्सेप्शन तो जरूरी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए फॉरेस्ट ड्वेलर्स का। एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेसेस हैं अगर वो स्पीड अप हो जाते हैं और तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिले हो जाता है एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलने में। लेकिन अगर पूरी तरीके से एक ब्लैंकेट एजम्पशन दे दिया जाएगा किसी भी रेगुलेटरी लॉ से, ये इसका एक्सट्रीम आंसर जो
अगर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में जो लेट होती है उसको इग्नोर करना है तो इसके लिए ब्लैंकेट एग्जेम्पशन दे देना किसी भी रेगुलेटरी लॉ से ये आंसर नहीं होता। इम्पोर्टेंस क्या है, इंडिया के नेचुरल इकोसिस्टम जो है उसकी वैल्यू करना है। इंडिया के जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं, चांसेस है कि एग्जेम्पशन सबसे ज्यादा वहां यूज हो, हिमालय में बहुत यूज हो सकते हैं। रिसेंट इवेंट अगर ले सकते हैं, जोशीनाथ उत्तराखंड में, जहाँ पर प्रॉपर जियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल असेसमेंट किया गया था सारे ही प्रोजेक्ट के लिए। रिसेंट में इवेंट हुआ था जोशीमठ उत्तराखंड में, जिससे हमें जरूरत पता लग गई एक प्रॉपर जियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल असेसमेंट की सारे ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। फॉरेस्ट या और भी जो नेचुरल इकोसिस्टम है लग्जरी नहीं कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। फॉरेस्ट को लग्जरी अज्यूम कर लेना भूल होगी, एक बहुत बड़ी गलती होगी। तो ये सारे जो कुछ फ्लॉज हैं अगर इस बिल में इम्प्रूव हो जाते हैं तो होलसम और बेटर फॉरेस्ट लॉ बन के आ सकता है। ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।